हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कि स्टैक्स डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जो हमारी एरे होती थी उसमें हम किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस कर सकते थे, बट स्टैक के केस में क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस इज ओनली पॉसिबल। स्टैक के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई भी एलिमेंट कहीं से भी एक्सेस कर लो जैसा कि एरे में होता था। इसमें सिर्फ एक सीक्वेंस में ही एक्सेस पॉसिबल है। जैसे हमारे ग्लासेस रखे हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे हम लोग ग्लासेस रखते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्लासेस का स्टैक हो जाता है। सेम जैसे प्लेट्स हैं अपनी, तो एक ये प्लेट हो गई लेट से, फिर इसके ऊपर प्लेट, फिर ये प्लेट, फिर ये प्लेट। तो ऐसा ये प्लेट्स का भी एक स्टैक हो गया। तो ये स्टैक एक जनरल वर्ड ही है जिस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। स्टैक की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि इसमें जो भी एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले आउट होता है। यहाँ पे एक स्टैक बनाया हुआ है, तो इसमें ये एक एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर ये दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, फिर ये तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, ऐसे करके एक एक करके इंसर्ट करते जा रहे हैं। बट जब इसमें पॉप करेंगे, पॉप मतलब इसमें से जब एलिमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले वो एलिमेंट निकलेगा जो सबसे टॉप पे होगा या जो सबसे रिसेंटली इंसर्टेड एलिमेंट होगा। अब स्टैक में कुछ फंक्शंस हैं, कुछ मेथड्स हैं जो डिफाइन किए जाते हैं। उनकी लिस्ट एक यहाँ पे है कि पहला तो आपको एक एलिमेंट दिया जाए तो आप स्टैक में उसको पुश कर पाओ। दूसरा, आपसे अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट पूछा जाए तो उसके लिए आप एक पॉप ऑपरेशन लिखते हो और उस एलिमेंट को स्टैक से निकाल भी देते हो। पीक में क्या, सिर्फ आप क्वेरी करते हो कि टॉप का एलिमेंट स्टैक में क्या है, बट उसको जो है कि डिलीट नहीं करते हो। और इज एम्प्टी और इज फुल, दो मेथड्स हैं जो सपोर्टिंग मेथड हैं जो इंटरनली यूज होते हैं पुश और पॉप और पीक के टाइम पे। दूसरा जो अपना क्यू होता है, तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें क्या है, एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो होता है। स्टैक में क्या था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, वहाँ स्टैक में था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बट क्यू के केस में क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ पे क्यू का डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि इसमें आपके पास दो पॉइंटर रहते हैं, एक तो फ्रंट पॉइंटर और दूसरा रियर पॉइंटर। ये बेसिकली दो इंडेक्स ही होते हैं आपके पास कि आपका जो क्यू का पहला सिरा वो कहाँ पर है और उसका लास्ट का जो पॉइंट है अभी वो कहाँ पर है। फिर आप इसके अंदर दो ऑपरेशन डिफाइन करते हो, एक तो इन क्यू, दूसरा डी क्यू। तो इन क्यू में क्या होता है कि आप हमेशा एक नया एलिमेंट जो है वो रियर से इंसर्ट करते जाते हो। आप नया एलिमेंट जो है इस साइड में हमेशा इंसर्ट करते जाओगे, इस साइड से इंसर्ट करते जाओगे, और जब भी आपको उसमें से एलिमेंट निकालना होगा तो आप उसके दूसरे एंड से उसको डी क्यू करते जाओगे, उसको बाहर निकालते जाओगे, ठीक है। तो जैसे लेट से जब हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता होगा तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों एक जगह पे होते होंगे और ये पहला एलिमेंट लेट से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद जब भी इसमें नेक्स्ट एलिमेंट आता है तो फ्रंट तो वहीं पे रहेगा बट रियर जो है वो आगे मूव हो जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड एलिमेंट आ जाएगा और रियर यहाँ मूव हो जाएगा। और जब भी हमें एलिमेंट निकालना होगा तो हम यहाँ से पॉप करेंगे उसको, यहाँ से उसको डी क्यू यानी कि निकाल के डिलीट करते जाएंगे। व्हाइल स्टैक में क्या था सीन कि उसमें एक एलिमेंट अंदर डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, और जब निकालना होता था तो ऊपर से ही निकालते थे। वहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही पॉइंटर होता था, दो नहीं होते थे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। स्टैक और क्यू में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो स्टैक क्या होता है, पहला तो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो भी बताया। क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट पहले जाएगा अंदर वही पहले बाहर निकलेगा। स्टैक में जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर निकलेगा। दूसरा, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। स्टैक में सिर्फ एक ही एंड होता है, तो इंसर्शन जो होगा और जो डिलीशन यानी कि जो पुश और पॉप होगा वो एक ही एंड से होगा, वो जो टॉप मोस्ट से होता था अपना ना, ऐसा टॉप से होता रहता था। जबकि क्यू में क्या होगा, इसमें दो एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर। तो फ्रंट एंड जो है वहाँ से अपना डिलीशन यानी कि जो डी क्यू ऑपरेशन होता है वो चलता रहता है, और रियर एंड से उसका जो है इंसर्शन चलता रहता है, वहाँ पे एलिमेंट अंदर डालते रहते हैं पीछे से, रियर से। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंटर्स जो है ऑब्वियसली स्टैक में एक यूज होता है जो अपना टॉप है, जबकि क्यू में दो होते हैं, फ्रंट एंड रियर। ऑपरेशंस स्टैक में पुश पॉप होते हैं, क्यू में इन क्यू डी क्यू होते हैं। वेरिएंट्स, अब स्टैक जो है इसका कोई अलग टाइप के स्टैक नहीं होते हैं, इसके कोई और प्रकार नहीं होते हैं, सिंपल एक ही स्टैक होता है। जबकि क्यू में आपके पास मल्टीपल टाइप की क्यू होती है, जैसे एक तो आपकी प्रायोरिटी क्यू होती है,
फिर एक सर्कुलर क्यू भी होती है, एक डबली एंडेड क्यू भी होती है। प्रायोरिटी क्यू में क्या रहता है कि आप जो भी डी क्यू करोगे वो एलिमेंट के प्रायोरिटी वाइज करोगे, ठीक है। सर्कुलर में क्या होता है कि आपका जो फ्रंट और रियर है वो क्लोज होते हैं, एक क्लोज लूप होता है। तो अगर यहाँ पे लेट से कंप्लीट हो गया, फिलअप हो गया और यहाँ से एलिमेंट निकाल लिए, इधर खाली है, तो ये फिर से यहाँ से फिलअप करने लगता है, इसलिए इसको सर्कुलर क्यू बोलते हैं। ऐसा ही डबली एंडेड क्यू भी होता है। डबली एंडेड क्यू में क्या है कि आप जो है क्यू के दोनों सिरे पे परफॉर्म करते हो। आप इधर से भी इंसर्ट करते हो, इधर से भी इंसर्ट करते हो, इधर से भी पॉप करते हो, डी क्यू करते हो, इधर से भी डी क्यू करते हो। तो ये काइंड ऑफ जो फीफो वाला प्रिंसिपल था उसको ब्रेक करता है, बट ये दोनों तरफ से इसमें इंसर्शन और डिलीशन पॉसिबल होता है। फिर विजुअलाइजेशन के केस में क्या है कि स्टैक जो है उसको आप एक वर्टिकल कलेक्शन के रूप में विजुलाइज करते हो। जब भी आप स्टैक की बात करते हो तो एक ऐसे एक वर्टिकल माइंड में ऐसे एक फिगर बना लेते हो कि आप ये वर्टिकली एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट ऐसे इंसर्ट करते जाते हो, और पॉप भी ऐसे ही करते जाते हो। एक्चुअल मेमोरी में तो ये ऐसा वर्टिकल कुछ नहीं होता, बट विजुअलाइजेशन में ये हेल्प करता है। क्यू के केस में आप हमेशा सोचते हो कि एक हॉरिजॉन्टल कलेक्शन, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल कलेक्शन रहा होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल कलेक्शन में एक तरफ से आप निकालते जा रहे हो और एक तरफ से उसमें इंसर्ट करते जा रहे हो। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे स्टैक्स और क्यू के बीच में। अब इसका कोड देखते हैं हम लोग कि इसको इम्प्लीमेंट जावा कोड में कैसे करेंगे। यहाँ पर एक स्टैक का कोड लिख रखा है हमने, जिसमें क्या किया है कि एक इंटीजर टाइप की एक एरे ले ली है और उसमें एक इंडेक्स लिया है टॉप का, तो और उसके बाद उस एरे की एक कैपेसिटी का वेरिएबल भी ले लिया है कि टोटल साइज इस एरे का या स्टैक का अपना क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें उसको इनिशियलाइज कर दिया है, एरे का साइज जो प्रोवाइड किया गया उससे इनिशियलाइज किया, कैपेसिटी को भी साइज रख दिया और टॉप को इनिशियली -1 इंडेक्स पे रखा है हमने। पुश मेथड में इसने क्या किया है कि ये एक एलिमेंट लेता है और चेक करता है कि जो स्टैक है अपना वो फुल है कि नहीं है। फुल की कंडीशन नीचे लिखी हुई है, उसको अभी दिखाता हूँ। बट अगर तो फुल है तो ये बोल देगा कि आपका स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है और वो एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम को। अदरवाइज ये क्या करेगा कि ये प्रिंट कर देगा कि मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ इस एलिमेंट को, और जो एरे का भी ये टॉप है, जो करेंटली अभी एरे अपना कैसा रहा होगा, ऐसा करके कुछ एरे रहा होगा, और यहाँ पे जो टॉप था वो था -1। तो इसने क्या किया कि एरे प्लस प्लस टॉप को पहले इंक्रीमेंट किया, तो प्लस प्लस करने पे टॉप की वैल्यू हो गई 0, और फिर यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक्स एलिमेंट जो अपना था, लेट से एक्स में 10 वैल्यू थी और ये इंसर्ट कर दिया इसने यहाँ पे। फिर नेक्स्ट से लेट से फिर से हमने पुश कॉल किया, तो टॉप की वैल्यू तो फिर से यहाँ पे आएगा, इज फुल चेक किया, कैपेसिटी से कम है, नहीं होगा फुल। फिर उसके बाद फिर से इसने टॉप को प्लस प्लस किया, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसमें इंसर्ट कर देगा ये अपना वैल्यू। ऐसे करके ये इंसर्ट करता जाएगा। यहाँ पे हेल्पर मेथड इज फुल लिखा हुआ है, जो क्या करता है कि चेक करेगा कि टॉप की जो वैल्यू है कैपेसिटी के -1 तो नहीं हो गई है। अगर लेट से स्टैक का साइज 5 है तो चेक करेगा कि टॉप जो है वो ऑलवेज 4 या 4 से कम ही रहे। सिमिलरली एम्प्टी में इसने क्या चेक किया है कि टॉप जो है वो -1 तो नहीं है, क्योंकि मिनिमम इंडेक्स टॉप का जो यहाँ पे 0 होगा, अगर उससे भी कम है यानी कि टॉप की अभी हमारे स्टैक में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली इसने एक पॉप का ये मेथड लिख रखा है। पॉप में क्या करेगा कि पहले तो चेक करेगा कि मेरा जो स्टैक है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। इस चेक के बाद ये जो एरे वाला अपना वेरिएबल था, इसके टॉप से जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा और साथ के साथ टॉप को एक माइनस भी कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट से अभी यहाँ 20 पे था, टॉप की वैल्यू 1 थी, तो इसने एरे ऑफ 1 रिटर्न किया, मतलब इसने 20 जो है रिटर्न कर दिया, 20 को इसने बाहर निकाल दिया और उसके बाद टॉप की वैल्यू जो है वो फिर से 0 पे आ जाएगी। सिमिलरली पीक का मेथड भी लिख रखा है। इसमें क्या किया, पहले इसने एम्प्टी चेक किया है, उसके बाद जो टॉप का एलिमेंट है उसको रिटर्न कर रहा है। बट इसमें पीक में और पॉप में यही डिफरेंस है कि ये टॉप को जो है, पीक जो है ये टॉप को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए पीक का काम है सिर्फ टॉप के एलिमेंट को रिटर्न करना और उसको रिमूव नहीं कर रहा है। जबकि पॉप में क्या था कि टॉप का एलिमेंट रिटर्न किया और उसके बाद टॉप को उसने निगेट एक यूनिट से कम कर दिया, जिससे क्या होगा कि उसके ऊपर का एलिमेंट अभी एक्सेस नहीं होगा और वो जब भी इंसर्ट होगा या पुश होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं अपना आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे हमने मेन में क्या किया कि पहले अपना स्टैक इनिशियलाइज किया, उसकी कैपेसिटी 5 रख दी, फिर स्टैक के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट पुश किए हैं। तो यहाँ पे आप प्रिंट देख सकते हो कि इंसर्टिंग 1, इंसर्टिंग 2, इंसर्टिंग 3 और साथ में
उसके बाद इसने स्टैक का जो पूरा कंटेंट है उसको प्रिंट किया है, तो स्टैक का भी कंटेंट जो इस पॉइंट इन टाइम पे है 1 2 3 वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने स्टैक डॉट पीक किया, तो ये क्या करेगा कि टॉप के एलिमेंट को रिटर्न कर देगा वैल्यू में, और उसको इसने प्रिंट कर दिया है। इस टाइम पे देख रहे थे कंटेंट जो 1 2 3 था, तो इसने टॉप या पीक वैल्यू को 3 रिटर्न किया, बट आफ्टर पीक जो है कंटेंट जो स्टैक का सेम रहेगा, क्योंकि पीक जो है वो सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, उसको डिलीट नहीं करता है। फिर उसके बाद इसने स्टैक डॉट पॉप किया, तो ये टॉप मोस्ट एलिमेंट जो अभी भी 3 ही है उसको इसने रिटर्न किया, बट पॉप आउट करने के बाद जब मैंने स्टैक इसका प्रिंट किया कंटेंट, तो 1 2 ही बचा, उसमें 3 जो है वो डिलीट हो गया, क्योंकि पॉप जो है वो कंटेंट को डिलीट भी कर देता है। पहले इम्प्लीमेंटेशन में हमने खुद से एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट किया था, बट जावा लैंग्वेज के अंदर आपको स्टैक जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड होता है। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जावा सोर्स कोड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जिसको यूज करके मैंने यहाँ पे एक दूसरी क्लास लिखी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टैक मैंने स्ट्रिंग टाइप का लिया है, और उसमें फिर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, और उसके बाद एक एलिमेंट उसमें से पॉप किया है, और फिर मैंने पूरा स्टैक प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर भी पूरा स्टैक प्रिंट कर दिया था। तो ये कोड जो है अगर आप जावा क्लास को यूज करके लिख रहे हो तो कितना कंसाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि स्टैक की जो टोटल इम्प्लीमेंटेशन है, इसका पीक क्या होगा, पॉप क्या होगा, पुश कैसे होगा, प्रिंट कैसे करेंगे, वो सारी इम्प्लीमेंटेशन जावा कोड में ऑलरेडी लिख रखी हैं। तो अगर आपसे एक्सप्लिसिटली पूछा जाता है कि आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग एरे लिस्ट और सम अदर डेटा स्ट्रक्चर, देन आपको वो वाला पहले वाला यहाँ पे जो पहले वाला कोड था ये वाला लिखना है। अदरवाइज आप क्या है सीधा अपना स्टैक जो जावा के अंदर प्रोवाइड करते हैं उसी को यूज करके अपना कोड लिख सकते हो। लेट से अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको स्टैक यूज करना है, तो यू डोंट नीड टू राइट होल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट डायरेक्टली यूज दिस स्टैक क्लास। इस कोड को रन करने पे क्या होगा कि हमने 3 एलिमेंट पुश किए, उसके बाद इसको प्रिंट किया, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि स्टैक का कंटेंट जो है उसमें तीनों एलिमेंट्स आ गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉप किया था, तो पॉप करने के बाद जब मैंने प्रिंट किया तो देख रहे हो इसमें कि जो लास्ट वाला एलिमेंट का ऐड था वो यहाँ स्टैक से रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर मैंने क्यू का कोड लिख रखा है। इसके लिए क्या किया कि एक डेफिनिट साइज लेट से 5 ले लिया मैंने, और सिमिलरली एक इंटीजर टाइप की एरे बना ली फिर से मैंने, और इसमें 2 पॉइंटर ले लिए, एक फ्रंट एक रियर। दीज पॉइंटर आर नथिंग बट इंडेक्सेस ओनली, ठीक है, इसमें कोई एड्रेस नहीं है, जस्ट एरे का इंडेक्स ही है। फिर इसका कंस्ट्रक्टर लिखा जिसमें मैंने फ्रंट और रियर दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या होगा कि अपने क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दोनों -1 से इनिशियलाइज कर दे। फिर यहाँ पे 2 हेल्पर मेथड लिख रखे हैं, इज फुल और इज एम्प्टी। फुल का कंडीशन क्या रहेगा कि जो फ्रंट है या तो वो 0 हो और साथ में साथ रियर जो है वो साइज से -1 हो, तब तो अपना फुल होगा। कि लेट से ये अपनी क्यू थी, तो रियर की वैल्यू क्या है, साइज -1 मतलब लास्ट इंडेक्स रियर यहाँ पे है, फ्रंट 0 पे मतलब यहाँ पे, मतलब अभी हमारी क्यू के जो सारे एलिमेंट्स वो फुल हो रखे हैं। एम्प्टी की कंडीशन क्या है कि फ्रंट इज इक्वल टू -1, कि जो अपना फ्रंट है वो अभी यहाँ पे ही है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, फ्रंट से आप कुछ DQ कर ही नहीं पा रहे हो, तब उस केस में हम बोल देंगे कि हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है। अब इसका NQ मेथड देखते हैं। NQ क्या करता है कि इसके पास एक एलिमेंट आएगा इंसर्ट करने के लिए, तो ये चेक करेगा पहले कि मेरी जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। अगर तो फुल नहीं है फिर ये क्या करेगा कि अगर पहला कंडीशन ऐसा है कि फ्रंट इज इक्वल टू -1, कि मेरी क्यू के अंदर अभी तक कुछ इंसर्ट हुआ ही नहीं है, अभी मेरी जो क्यू है इसका इनिशियलाइजेशन होकर एम्प्टी पड़ी है, फ्रंट मेरा -1 पे रिसाइड कर रहा है, तो ये क्या करेगा कि फ्रंट को पहले तो 0 पे लेके आएगा, तो यहाँ पे मेरा फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कि रियर को ++ करेगा, तो लेट से पहले केस में रियर भी यहीं पे रहा होगा, तो रियर भी ++ करके यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, इंडेक्स पे उसने अपना जो आइटम है इसके पास वैल्यू आई वो यहाँ पे उसने डाल दी, और फिर उसको प्रिंट कर देगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज। ये अपना NQ होता जाएगा। तो लेट से नेक्स्ट टाइम पे फिर से कॉल आई, फिर से चेक करेगा कि फुल है, अभी नहीं है, फ्रंट इज इक्वल टू -1 नहीं, फ्रंट इज इक्वल टू 0 है, फिर क्या करेगा रियर ++ करेगा, तो अपना जो रियर है वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट इटरेशन में रियर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और इस वाले इंडेक्स पे नेक्स्ट एलिमेंट जो है ये आइटम @rear इज इक्वल टू एलिमेंट, यहाँ पे नेक्स्ट आइटम इसने डाल दिया और आगे बढ़ गया।
उसके बाद यहाँ पे डी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें क्या है, डी क्यू का काम क्या है कि जो सबसे पहले इंसर्ट किया गया है एलिमेंट उसको ये रिटर्न कर दे और क्यू से हटा दे। ठीक है, तो पहले तो ये चेक करेगा कि मेरी क्यू एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो क्यू एम्प्टी है फिर ये आगे बढ़ जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट रिटर्न करने के लिए है ही नहीं। अदरवाइज ये क्या करेगा कि फ्रंट के इंडेक्स पे जो भी आइटम में एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको निकाल लेगा। तो फ्रंट मेरा अभी यहाँ पे था तो इसने इस आइटम को जो है, इस आइटम को इसने यहाँ पे निकाल लिया। फ्रंट मेरा अभी फर्स्ट इंडेक्स पे था तो इसने फर्स्ट वाले आइटम को निकाल लिया। उसके बाद ये चेक करेगा कि फ्रंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियर। अगर मेरा फ्रंट जो है ये रियर के बराबर या इसके आगे निकल गया है तो उस केस में अपने पास क्यू जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। उस केस में अपने पास क्यू जो है एम्प्टी हो जाएगी। तो ये फ्रंट और रियर दोनों को इसने -1 सेट कर दिया। फ्रंट और रियर दोनों को इसने -1 सेट कर दिया। अदरवाइज इसने क्या किया, फ्रंट को प्लस किया। तो अपने केस में क्या है कि फ्रंट इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू रियर। तो इस वाले कंडीशन में, तो इस कंडीशन में गया ही नहीं, सीधा एल्स पार्ट में आ जाएगा। तो फ्रंट भी मूव करके अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है पॉप कर दिया इसने, ये एलिमेंट जो इसने डिलीट करके क्यू से निकाल दिया। लेट से अब दोबारा से डी क्यू कॉल होता है। दोबारा से डी क्यू कॉल में इज एम्प्टी चेक किया, ये अभी एम्प्टी नहीं है। एल्स में गया, एलिमेंट जो फ्रंट पे है उसको बाहर निकाला उसको रिटर्न करने के लिए और चेक किया कि फ्रंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रियर। हाँ भाई, फ्रंट इज इक्वल टू रियर। अभी तो इक्वलिटी का साइन आ गया यहाँ पे। तो इसके अंदर ये गया, फ्रंट को इसने -1 किया, मतलब फ्रंट अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे। रियर को इसने -1 किया और इस एल्स कंडीशन में भी जाएगा नहीं। और इसने सिंपली जो डिलीटेड एलिमेंट है इसको प्रिंट किया यहाँ से उठा के और इसको रिटर्न कर दिया। ये हमने एक डिस्प्ले मेथड लिख रखा है जो कि एक हेल्पर मेथड है। ये क्यू का जो कंटेंट है करंटली उसको प्रिंट करेगा, प्लस जो अभी करंटली फ्रंट और रियर इंडेक्स की पोजीशन है उसको भी प्रिंट करेगा। अब मेन मेथड में जाके एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, सो प्रोग्राम रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आ गया है। तो देखते हैं कि पहले हमने यहाँ पे एक क्यू क्रिएट किया, फिर यहाँ फॉर लूप में 1 to 5 एलिमेंट हमने इसमें इंसर्ट कर दिए हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जब मैं एक नया एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहा हूँ या इनक्यू करने जा रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि क्यू अभी जो है फुल हो चुकी है। उसके बाद मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल किया। तो डिस्प्ले मेथड ने क्या किया कि उसने फ्रंट इंडेक्स जो है वो 0 पे बताया। उसके बाद इसका जो रियर इंडेक्स वो लास्ट पे 5, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5 है तो 5 - 1 4 पे बताया। और इसके जो आइटम्स है वो उसका कंटेंट इसने प्रिंट कर दिया जो यहाँ पे मैंने फॉर लूप में इंसर्ट कर रखे थे। ठीक है, उसके बाद मैंने जब डी क्यू किया तो देखो यहाँ पे कि डी क्यू करने पे इसने 1 डिलीटेड प्रिंट किया है। 1 डिलीटेड, 1 क्या था, ये फर्स्ट एलिमेंट था यहाँ पे जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था। तो और उसके बाद इसने फ्रंट इंडेक्स को आगे मूव करके 1 पे कर दिया है। यहाँ पे फ्रंट इंडेक्स अब आ गया है और रियर इंडेक्स जहाँ का था वो वहीं पे अभी भी है। तो रियर इंडेक्स अपना यहीं पे ही रहेगा और जो अब कंटेंट है वो इन दोनों इंडेक्स के बीच के 2, 3, 4, 5 वो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि जब भी मैंने इसमें डी क्यू किया है तो इसने फर्स्ट मोस्ट एलिमेंट को निकाल के बाहर दिया है मुझे, यानी कि जो पहली बार में जो फर्स्ट टाइम पे इंसर्ट हुआ था उसी को इसने फर्स्ट टाइम पे आउट भी किया है। वेरियस जो स्टैक्स का केस था उसमें जो टॉप से उसने उठा के दिया था जो कि लेटेस्ट इंसर्ट था, तो लास्ट इन था वो और उसको फर्स्ट टाइम पे ही इसने आउट कर दिया था। अब जैसे स्टैक का भी जावा कोड में एक इम्प्लीमेंटेशन होता है वैसे ही क्यू भी एक जावा कोड में इंटरफेस है जिसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। अगर नॉर्मल क्यू आपको यूज करनी है तो आप उसको लिंक लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है जावा के अंदर या जो एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूज करके क्यू इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। अगर आपको प्रायोरिटी क्यू वगैरह यूज करना तो उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन इसमें अवेलेबल है जावा के कोड में, उसको आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या किया है कि लिंक लिस्ट को यूज करके क्यू का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद जो वहाँ पे इनक्यू था उसकी जगह यहाँ पे ऑफर मेथड है। ऑफर का काम क्या है कि वो इनक्यू करता जाएगा या इंसर्ट करता जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पोल मेथड है जो सिमिलर टू डी क्यू है। यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज है जावा इम्प्लीमेंटेशन में, बट उनका काम जो है वो सेम ही है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दिया रिमूव्ड एलिमेंट को और क्यू के कंटेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा।
एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे पहले क्यू में 1 2 3 जो है वो इंसर्ट हो गया है, जो कि यहाँ पे हमने किया था। उसके बाद हमने यहाँ पे पोल किया तो इसने पहला एलिमेंट जो है रिमूव कर दिया, जो के बाद हमने क्यू का कंटेंट डिलीशन के बाद प्रिंट किया है, जो कि 2 3 है। तो जो इसने डी क्यू किया था वो फर्स्ट एलिमेंट 1 किया था, वो जो कि यहाँ पे 1 ही है। ये इम्प्लीमेंटेशन भी नॉर्मल जो हमने इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही काम करती है। ये सारा कोड जो है आपको गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड सर्किल के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।